भारत के संविधान की प्रस्तावना आखिर ये है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द हैं या फिर हमारे पूरे देश का डीएनए? लोग इसे संविधान की आत्मा कहते हैं, पर ऐसा क्यों? चलिए आज इसी कोड को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इन चंद शब्दों में पूरे भारत की कहानी कैसे छिपी हुई है। जरा स्क्रीन पे देखिए, ये शब्द मुझे यकीन है कि हम सब ने कई बार पढ़े होंगे, स्कूल की किताबों में, सरकारी दफ्तरों में। लेकिन असल में ना, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भारत के वजूद का, मतलब हमारे होने का एक मैनिफेस्टो है। ये बताते हैं कि एक देश के तौर पर हम हैं कौन और हमारा सपना क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं। तो चलिए आज इन शब्दों के पीछे जो असली पावा है ना, उसको समझते हैं। अच्छा, तो इसे समझने का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई इसे संविधान की आत्मा कहते क्यों हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि असली पावर किसके हाथ में है। फिर भारत का नेचर, इसका चरित्र कैसा है, ये अपने नागरिकों से क्या वादे करता है, और हाँ, सबसे आखिर में ये भी देखेंगे कि ये कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त के साथ बदला भी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्रस्तावना है क्या? इसे आप संविधान का ट्रेलर समझ सकते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है, जिसमें उन्होंने एक आज़ाद भारत का सपना देखा था। प्रस्तावना असल में उसी सपने का निचोड़ है जो पूरे संविधान को एक दिशा दिखाता है। और पता है, एक कमाल की बात, ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक आर्ट पीस है, एक कलाकृति है। इसका जो ये खूबसूरत डिजाइन है ना, इसे जबलपुर के एक कलाकार ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा जी ने तैयार किया था। और फिर आई वो तारीख 26 नवंबर 1949, जब संविधान सभा ने इसे अपनाया। कह सकते हैं कि यही वो दिन है जब हमारे लोकतंत्र का जन्म हुआ। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये जो संविधान है, जो पूरे देश को चलाता है, आखिर उसे अपनी शक्ति मिलती कहां से है? क्या किसी राजा से या किसी बाहरी ताकत से? नहीं, जवाब इन 3 जादुई शब्दों में है, हम भारत के लोग। ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है कि इस देश के असली मालिक यहाँ के लोग हैं। ये संविधान हमने खुद को दिया है, तो सारी की सारी शक्ति, सारा अधिकार सीधे जनता से ही आता है। ठीक है, तो शक्ति जनता की है, लेकिन ये देश चलेगा कैसे? इसका कैरेक्टर क्या होगा? प्रस्तावना भारत की पहचान बताने वाले 5 पिलर्स, 5 स्तंभों को हमारे सामने रखती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला शब्द है संप्रभु, यानी सॉवरेन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि हम अपने बॉस खुद हैं। देश के अंदर क्या करना है और दुनिया के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ भारत लेगा, कोई और देश नहीं। दूसरा है समाजवादी। अच्छा, ये शब्द 1976 में जोड़ा गया था। इसका मतलब यह है कि देश का लक्ष्य सिर्फ कुछ लोगों का विकास करना नहीं, बल्कि सबका विकास करना है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां गरीबी, भुखमरी और मौकों की जो असमानता है वो खत्म हो सके। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पंथ निरपेक्ष, यानी सेक्युलर। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान और सुरक्षा करेगी। चौथा शब्द है लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक। मतलब यहां राज लोगों का होगा। सरकार चुनने का अधिकार हर नागरिक के पास है, अपने एक वोट के जरिए। और ये बात सिर्फ चुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक बराबरी लाना भी है। और 5वां स्तंभ है गणराज्य, यानी रिपब्लिक। इसका मतलब है कि देश का जो सबसे बड़ा पद है, यानी राष्ट्रपति का पद, वो विरासत में नहीं मिलता। कोई राजा या रानी नहीं होगा। देश का मुखिया भी चुना जाएगा और देश का कोई भी नागरिक किसी भी पद तक पहुंच सकता है। तो ये तो हो गई देश की पहचान, लेकिन एक नागरिक के तौर पर यह संविधान हमसे क्या वादा करता है? प्रस्तावना हमें 4 बड़े वादों की गारंटी देती है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। ये वादे क्या हैं? हर किसी के लिए न्याय, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक। हर किसी को सोचने, बोलने और अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। कानून की नज़र में और मौक़ों में हर किसी के लिए बराबरी। और सबसे बढ़कर आपसी भाईचारा, जो हर इंसान का सम्मान करे और देश को एक साथ जोड़े रखे। और ये देखिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। इन हस्तलिखित नोटों से पता चलता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इन शब्दों पर कितनी गहराई से सोचा था। ये उनके सपनों और उनकी कड़ी मेहनत का सीधा सीधा सबूत है। पर क्या प्रस्तावना बनने के बाद कभी बदली नहीं? बिल्कुल बदली।
इसकी कहानी भी ना बड़ी दिलचस्प है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जिस पर खूब बहस हुई और जो समय के साथ साथ विकसित भी हुआ। अब कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हुआ ये कि 1960 में बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना तो संविधान का हिस्सा है ही नहीं। सोचिए। लेकिन फिर 13 साल बाद 1973 में आया वो ऐतिहासिक केशवानंदा भारती केस, जिसमें 13 जजों की एक बड़ी बेंच बैठी और उन्होंने पुराने फैसले को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, नहीं, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी, एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बाद 1995 में कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई। तो आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति ये है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, उसकी आत्मा है, लेकिन ये एक गाइड की तरह है, एक मार्गदर्शक है। आप सीधे तौर पर सिर्फ प्रस्तावना के आधार पर कोर्ट में कोई केस नहीं कर सकते। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इसकी यात्रा के 3 बड़े पड़ाव हैं। 1960 में जब इसे हिस्सा नहीं माना गया, 1973 में जब इसे अभिन्न अंग माना गया और 1976 में जब इसमें वो एकमात्र संशोधन हुआ जिसने इसके शब्दों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस संशोधन में हुआ क्या था? 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, जिनके बारे में हमने पहले बात की, और राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द भी जोड़ा गया, ये जाहिर करने के लिए कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, आज हमारी जिंदगी में इनके क्या मायने हैं? क्या ये सिर्फ संविधान की किताब में बंद एक खूबसूरत सा सपना बनकर रह गए हैं, या फिर ये वो आईना है जिसे हम सबको रोज देखना चाहिए? और ये सवाल सिर्फ सरकार के लिए नहीं है, ये सवाल